हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू माय चैनल आलम स्टडी। आज हम पढ़ेंगे। मैंने कल पूरा चैप्टर्स एक चैप्टर से 38 चैप्टर्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस होता है उसमें पूरा मैंने बता दिया था। आज मैं पहला अध्याय पढ़ूंगा, भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त परिचय। जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके संक्षिप्त, उसके विकास के संक्षिप्त उसके विकास के बारे में पढ़ेंगे कि जो भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, का विकास कैसे हुआ। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये सेगमेंट चाहे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का बच्चा हो, चाहे कोई रेलवे एसएससी का बच्चा हो, कोई भी अगर वो बच्चा तैयारी कर रहा है और पॉलिटिकल साइंस उसके सब्जेक्ट में आता है या उसके एग्ज़ाम्स में आता है, तो उसके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है सेगमेंट। और ख़ासकर ये उन बच्चों के लिए जो बीए कर रहे हैं, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में, उनके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होला है। जिनका सब्जेक्ट मेजर में पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक विज्ञान है, उनके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला सेगमेंट है। तो आप आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैंने कल सिलेबस को पूरा डिस्कस कर दिया था। आज पढ़ेंगे पहला अध्याय, भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय संविधान के विकास के संक्षिप्त इतिहास की बात करें तो भारतीय संविधान मेरा है वो 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 यानी 1757 को एक युद्ध हुआ था जिसका नाम रखा गया प्लासी की लड़ाई। प्लासी की युद्ध हुआ था। और 1764 आपको ये डेट याद रखना है। 1757 और 1764 ये डेट आपको याद रखना है। ये डेट आपसे पूछेगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। सन आपसे पूछता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। आपसे पूछेगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। 1764 और 1757 में हुआ था। ठीक, तो सबसे पहले आपको बता दूं, तो आपसे पूछेगा ये सवाल, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल बनते हैं। तो 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर के युद्ध को अंग्रेज़ों द्वारा जीत लिए जाने के बाद, जब अंग्रेज़ों ने 1757 और 1764 के युद्ध को जब अंग्रेज़ों ने जीत लिया तो बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने साथ का शिकंजा कसा। और जब अंग्रेज़ों ने दोनों युद्धों को जीत लिया तब बंगाल में एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ, वहाँ पर शिकंजा कसा गया। इस शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए। यानी जो ये सिलसिला चल रहा था भारत में, वो उसको जारी रखने के लिए अंग्रेज़ों ने कई तरह के एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान के विकास की रीढ़ बनी। जो भारतीय जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्या बना, एक रीढ़ बना। वो निम्न है, जैसे 1773 का एक्ट, जो सबसे पहले जो एक्ट आया वो 1773 का आया, उसका नाम पड़ा रेगुलेटिंग एक्ट। उसका नाम क्या पड़ा, रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। मतलब जब देखा जाए तो इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। यानी अर्थात बात की जाए तो 1773 का जो एक्ट आया, अधिनियम आया, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वो पहला एक्ट था और पहला कदम था। अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। कंपनी जो मेरा था उसके शासन के लिए एक नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। जो मेरा प्रशासनिक कार्य और राजनीतिक कार्य था, जब 1873 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसके तहत मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। और जो 1873 का रेगुलेटिंग एक्ट आया उसी के दौरान केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसकी प्रशासन की नींव रखी गई, शुरुआत
किया गया। और की विशेषता की बात करते हैं तो जो विशेषताएं हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो विशेषताएं इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, बंगाल का बादशाह बना दिया गया, तथा मुंबई और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। जो मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर जनरल थे उसको इसके बंगाल के अधीन बना दिया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। जो उनका नाम याद रखिएगा कि जो इस अधिनियम के जो पहले जनरल बने थे, गवर्नर जनरल बने थे, वो वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक। और जो मेरा दूसरा, इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे, अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। ठीक। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यानी कलकत्ता इस जो अधिनियम आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें प्रमुख न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। यानी 3 प्रमुख न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम न्यायाधीश सर एलिजाज इम्पे थे। यानी 3 न्यायाधीश चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड, ये 3 अन्य न्यायाधीश थे और एक प्रथम न्यायाधीश थे जिनका नाम था एलियाज एम्पे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। ठीक। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सतर्क हो गया। इससे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो मेरा है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को, यानी जो रेगुलेटिंग एक्ट मेरा आया 1773 में, उसको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो था, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकरण प्रदान किया गया, यानी स्वीकार किया गया। और 1784 ईस्वी को ब्रिटिश इंडिया एक्ट आया। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। उसके बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए थे। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे वो व्यापारिक मामला होता था उसको देखते थे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो थे वो राजनीतिक मामलों को देखते थे। ये जो थी 2 बातें आपको याद रखना है। 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम है। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतनदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता यह है कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। जो कंपनी का अधिकार पत्र था उसे 20 वर्ष के लिए क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्व देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्ष के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया।
यानी कुछ सीमाओं जो कुछ ऐसी ब्रिटिश की सीमाएं थी जो भारतीय नागरिक के व्यापार के लिए सीमा खोल दिया गया था। 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी। यानी 1813 की बात की जाए, 1813 में 1813 की बात की जाए, जो ईसाई क्रिश्चियन होते थे, क्रिश्चियन और पादरी जो थे, भारत में आने की आज्ञा नहीं थी। परंतु 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिली। यानी 1823 के बाद में नहीं था, 1813 के पहले जो था ईसाई पादरी भारत में आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन 1813 के बाद अधिनियम जो आया इसके तहत वो आ सकते थे। 1833 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता यह है कि प्रमुख विशेषता की बात की जाए तो इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना यह रह गया है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। विधि परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। उसके बाद में भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 में उसका उन्मूलन कर दिया गया। अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध भी किया गया और गवर्नर जनरल की परिषद राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार करने का अधिकार मिल गया। भारतीय कानून के वर्गीकरण किया गया। भारतीय कानून था उसको अलग अलग हिस्सों में बांटा गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग नियुक्त की व्यवस्था की गई। लॉर्ड मेकाले इसके अध्यक्ष थे। लॉर्ड मेकाले थे वो इसके अध्यक्ष। प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। 1853 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता यह है भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप गया। यानी भारत का जो शासन था कंपनी से लेकर, कंपनी को हटाकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंपा गया। भारत में मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। भारत में मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्य की भारत परिषद का सृजन हुआ। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा तैयार किए गए। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन चलाने के लिए ब्रिटिश मंत्री मंडल के एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इंडिया की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। उसी का वाक अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यूरो के विषय में हो। ठीक, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया। जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका नाम चेंज किया गया, उसका नाम वायसराय कर दिया गया था। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय थे। यानी कहने का मतलब है जब जो समय चल रहा था उस समय लॉर्ड कैनिंग जो था वो अंतिम गवर्नर जनरल था और प्रथम वायसराय था। कौन? कैनिंग। 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम की विशेषता है कि गवर्नर जनरल की कार्यप्रणाली परिषद की विस्तार किया गया। ठीक,
उसके बाद में विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ, क्लॉड केनिंग द्वारा किया गया। और गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। ठीक, गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर प्रदेश, सीमा प्रांत, पंजाब और विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तृत परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। नोट कुछ देख लेते हैं। नोट 1862, इसमें लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा पटियाला और महाराजा सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। और 1873 ईस्वी में 1873 का अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। शाही उपाधि अधिनियम 1876, इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6 सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आज ये अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरुआत और इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने के कारण प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई। कल 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम मार्लियो-मिंटो सुधार यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 2 आज के लिए इतना ही। और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले जो वीडियो आप तक मिस ना हो। और आप मेरे चैनल पे जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।